तो आज हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? जब भी कोई भी कंट्री का गवर्नमेंट सिलेक्शन होता है बेटा, कोई भी गवर्नमेंट बनेगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं हम लोग, तो उसमें जो भी पार्टी होगा उस पार्टी में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय होगा या सबसे ज्यादा रेस्पेक्टफुल पोजीशन में होगा या सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, उसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग के देश में प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। क्यों है भैया? ये बीजेपी पार्टी को कहीं ना कहीं बीजेपी में, मतलब बीजेपी क्या मेजोरिटी में चल रहा है, मेजोरिटी में, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जो फॉर्म करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब होल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया की अगर बात की जाए तो पूरे इंडिया में क्या होगा कि एक इलेक्शन होगा। उस इलेक्शन में अलग अलग स्टेट्स में क्या होगा, लोग अपना वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, यू हैव द राइट टू वोट। 18 ईयर्स होने के बाद क्या कर सकते हैं आप? वोट दे सकते हैं। जब अगर वोट अगर दे रहे हैं तो वोट में क्या होगा कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टीज आएंगे, काउंटिंग होगा, काउंटिंग के बाद ये निर्णय होगा कि कौन पार्टी इन मेजोरिटी आएगा, और वो पार्टी इन मेजोरिटी डिसाइड करेगा कि कौन देश का पीएम बनेगा। अब पीएम के अंदर क्या आता है कि बहुत सारे मिनिस्ट्रीज आते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, रेलवे हो गया। ये सारे मिनिस्ट्रीज जो है उसको हम क्या बोलते हैं? द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल्स किस लिए बोलते हैं? क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो देखते रहते हैं कि हर एक काउंसिल्स क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, और सबको वो एडवाइस भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे, और सबसे कहीं ना कहीं वो हेल्प लेंगे भी, मतलब सलाह मशुरा करेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर किसको किसको पूछेंगे या कहाँ कैसे उद्देश्य बनाएंगे? तो प्राइम मिनिस्टर के नीचे में अगर देखा जाए हर एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स हैं, और चीफ मिनिस्टर्स के अंदर में भी अलग अलग मतलब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर स्टेट को बताया जाए कि स्टेट को कौन हेड करता है तो चीफ मिनिस्टर करता है। अगर कंट्री को कोई बोलेगा हेड कौन करता है तो प्राइम मिनिस्टर करता है। चलिए क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन से अगर करेंगे तो बड़ा आसान रहेगा कि की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क किसको बोलते हैं? कैबिनेट जो बनता है उसमें सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन में कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क भी बोला जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन होता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा भैया? तो प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट करेगा। तो हु इज द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। मोस्टली 5 साल के लिए बनता है सरकार, और उसके बाद री इलेक्शंस होते हैं। री इलेक्शंस में हो सकता है कि सेम इंसान फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जैसे नरेंद्र मोदी जी जो है री इलेक्ट हुए। इसके पहले भी जो सरकार था उसमें वही थे और इस बार भी वही है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बार नहीं करता कि आप एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गए तो सेकेंड बार नहीं बन सकते। आप बन सकते हैं, और मतलब प्रोसेस सेम रहेगा कि 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, इलेक्शन के रिजल्ट्स होंगे, रिजल्ट्स के बाद ही डिसाइड होगा कि कौन क्या होगा। तो प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट हुआ? जब मैं बता दिया कि एक लीडर होगा पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे अभी मान लीजिए बीजेपी का है, जो कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी लाएगा इन द लोकसभा। किसमें भैया? लोकसभा। 3 हाउसेज, अगर 2 हाउसेज होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, और ये दोनों में हम लोग तय करते हैं कि किसका पल्ला भारी है। जिसका पल्ला भारी है इसका मतलब वो पार्टी मेजोरिटी में, और मेजोरिटी ही डिसाइड करेगा कि पीएम कौन बनेगा। ठीक है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ओथ दिलवाते हैं प्राइम मिनिस्टर को। प्रेसिडेंट किसी भी पार्टी को नहीं, मतलब किसी भी पार्टी के नहीं होता है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट किसी भी पार्टी का नहीं होता है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट्स बोला जाता है, मतलब वो फर्स्ट सिटीजन है। अगर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया पूछा जाए तो वो प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन हमेशा याद रहे कि प्रेसिडेंट कोई भी पार्टी का नहीं होता है। प्रेसिडेंट
एक अलग आइडेंटिटी है जो कि सबको लेके चलता है। तो पार्टी इन पावर है, पार्टी इन अपोजिशन है, कुछ भी काम होगा तो प्रेसिडेंट से वो कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से ही कोई भी चीज एक्ट बनता है या उसमें संशोधन या चेंजेस लाया जा सकता है। ठीक है, तो हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड? ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाता है भैया। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वही डिसाइड करते हैं कि कौन कैसे काम करेगा। तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी प्राइम मिनिस्टर वो लीडर होते हैं किसके? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के और कैबिनेट के। वो पिकअप करेंगे मेंबर्स ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पोर्टफोलियोज अमंग देम कि उनको कौन सा विभाग मिलेगा, रेलवे मिलेगा, फाइनेंस मिलेगा, वाटर सप्लाई मिलेगा, वो कौन करेगा? तो वो प्राइम मिनिस्टर करेंगे। ही कंडक्ट्स एंड प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द कैबिनेट। जैसे मान लीजिए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर में कौन कहां पर जाएगा? अभी देखेंगे कि पीस कीपिंग के लिए बहुत सारे नेता जो है, अलग अलग जो भी हमारे नेता जी हैं, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, तो उसका एक टीम बना। तो कोई कहीं पर गया, कोई दूसरे दूसरे कंट्रीज में गए रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इनको कौन, इनके साथ कौन मीटिंग करेगा? कौन बताएगा कि किसको कहां जाना है? तो उसको उस मीटिंग में कौन हेड करेंगे? प्राइम मिनिस्टर करेंगे। मान लीजिए मेरे को अटैक ही करना है, जैसे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑब्वियसली किसी को तो निर्णय लेना पड़ेगा ना कि आर्मी एयरफोर्स नेवी किस पे काम करेगा, कैसे काम करेगा, या आर्मी नेवी एयरफोर्स अपने आप क्या जा सकता है? नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर्स एक मीटिंग रखेंगे, हाई लेवल मीटिंग, और उसमें वो डिसाइड करेंगे कि करना क्या है, कैसे करना है। सबके उसमें एडवाइस को लिया जाता है, उस एडवाइस के ऊपर प्लानिंग होता है। फिर वो चीज को हम लोग शेयर करते हैं किससे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, कि भैया ऐसे ऐसे हम काम करने वाले। सब ये हाई सिक्योरिटी में होता है, ये ऐसा नहीं कि वो मीडिया के सामने ये सब आया जाए पहले, नहीं। ये सब देश के प्रति जो भी काम भी होता है, मतलब जो बोलते हैं सीक्रेट मिशंस, वो बहुत टॉप लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही लोग उस पर बात करते हैं। और हर एक डिपार्टमेंट से क्या लिया जाता है? एडवाइस लिया जाता है। जैसे इंदस वाटर जो को रोका गया पाकिस्तान में, तो इसको डिप्लोमेटिक मूव बोलेंगे हम। तो डिप्लोमेटिक मूव, अब हमको तो नहीं मालूम है ना, अब हम प्राइम मिनिस्टर है तो हम कौन सा चीज कैसे कहाँ क्या करेंगे तो क्या होगा नहीं मालूम। अब एक वाटर डिपार्टमेंट का, इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई एक्सपर्ट होगा, वो बोलेगा ये टेक्निकल मूव हम लोग कर सकते हैं, तो इससे ये होगा। फिर डिफेंस वाला बताएगा कि हम ऐसे अटैक करेंगे तो ऐसे ही होगा, हमारे पास हथियार ऐसा है। फिर स्टेट वाला बताएगा कि अगर हमको डिसिप्लिनरी मूव में वहां से लोगों को हटाना तो ऐसे किया जा सकता है। तो ये काउंसिल्स जो है, मिनिस्टर के जो काउंसिल्स हैं, वो एक साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करेंगे। जैसे मान लीजिए जम्मू में अटैक हुआ, तो जम्मू के जो चीफ मिनिस्टर रहेंगे उनसे पूरा ब्यौरा लिया जाएगा कि कैसे आप टैकल करेंगे अगर आपके ऊपर हमला हो गया तो। जैसे बीच में आपने देखा कि ब्लैकआउट के लिए मॉक ड्रिल रखा गया, हर एक स्टेट्स में मॉक ड्रिल का प्रैक्टिस कराने के लिए ये किया गया। तो ये सब कैसे हुआ? विथ द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स अलोंग विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? रियल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बेटा एग्जीक्यूट करने वाले हेड है, ये चीजों को एक्शन में लाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितने साल के लिए प्राइम मिनिस्टर इंसान बनता है? कोई भी जो बनेगा नॉर्मली कितना होता है? 5 साल। नॉर्मली क्या होता है? 5 साल, क्योंकि ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा है और ये तब तक रह सकते हैं जब तक पब्लिक चाहेगा, लेकिन 5 साल के बाद इलेक्शन होता है मोस्टली और हो जाए। ठीक है, चेंज मेंशन वन वे जिससे कि जो ऑथोरिटी है
मेंशन वन वे बाय विच द ऑथोरिटी प्राइम मिनिस्टर कैन बी चेक्ड। अब क्या होता है कि भैया हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, बड़ा बारीकी से बना हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा बहुत बढ़िया से बना हुआ। कहने का मतलब है कि इसमें किसी को सुप्रीम नहीं बनाया गया, सबका एक लिमिटेशंस बनाया गया ताकि उसके पावर को चेक किया जा पाए। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर और ज्यादा दिन तक बनना था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक मीटिंग रखकर उस मीटिंग के दौरान कुछ ऐसे फैसले लिए जिसके कारण सिख राइट हो गया इंडिया में, और राइट के समय में आप प्राइम मिनिस्टर चेंज नहीं कर सकते। तो उसके बाद संशोधन हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाए गए और उसके तहत ये चीज किया गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर कोई भी काम को अपने सिर्फ हित में सोचते हुए काम करेंगे, देश के हित के लिए नहीं काम कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट भी क्या पास हो सकता है? मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर पास हो जाता है संसद में, लोकसभा में, तो उनको बताना पड़ेगा कि ऐसा वो क्यों की। अगर नहीं दे पाए तो उनको हटना भी पड़ेगा। ठीक है, दिस डीम्स हिम नॉट फिट टू होल्ड दिस पोजीशन एनीमोर। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इनको हम चेक कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि आप ऐसा क्यों किए। तो हाउ इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड? बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो कभी कभी आप देखिएगा कि मतलब जो मंत्रालय है, रेलवे मिनिस्ट्री है, फाइनेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये चेंज होते रहते हैं अचानक अचानक। तो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अचानक नींद में सोच लिए कि नहीं 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 आज ये अच्छा नहीं लग रहा, ये कर लेना, नहीं ऐसा नहीं। किसके तहत करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही करना पड़ेगा। वर्किंग को देखने के बाद, वर्कलोड को देखने के बाद, उसको सेपरेट करने के बाद ही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ये है कि टू विच हाउस काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल। तो ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसमें भैया? लोकसभा में। ठीक है, व्हाट डज द मिनिस्टर डू बिफोर ज्वाइनिंग द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स? तो एक ओथ लेना पड़ता है उनको, ओथ ऑफ सीक्रेसी, जो कि लेना पड़ता है कि वो काम करेंगे, निष्ठापूर्वक काम करेंगे, उसमें मतलब ना ही घोटालाबाजी करेंगे, ना ही वो करेंगे, वो चीजों को भारतीय जनता के लिए, भारत के जो जनता है उसके हित में काम करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन करता है ये ओथ ऑफ ऑफिस? कौन करता है? तो देखिए भैया, बार बार रिपीटेशन आंसर है, तो बार बार ये पूछा जाता है, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, तो प्रेसिडेंट होता है। श्री Chapman Lai is appointed as councils of minister, but he is not the member of either house of parliament. What will he do? तो सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा? मतलब ये दोनों हाउस में नहीं है भैया। कौन कौन से हाउस होते हैं भैया? एक लोकसभा और एक राज्यसभा, उस दोनों में वो नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब वहां पर नहीं बैठ रहा, तब भी उनको क्या बना दिया गया? एक मिनिस्टर बना दिया गया। तो इनको क्या करना पड़ेगा? पहले मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट लेना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 6 मंथ में, और रिजाइन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो 6 मंथ के अंदर अगर वो काम नहीं करते हैं, मतलब दोनों सदन के मेंबर में से कोई एक का मेंबर नहीं बनते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? इसमें से रिजाइन देना पड़ेगा। 6 महीना के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में वो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अंडर व्हाट प्रोविजन अ नॉन मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर कैन बी मेड अ मिनिस्टर? सेम चीज, he must be elected to the parliament within 6 months from the date of his appointment. Otherwise he have to resign from his post as a minister. मतलब 6 मंथ याद रखिएगा कि 6 मंथ के अंदर अंदर को लोकसभा या राज्यसभा में क्या करना है कि मेंबर बन जाना पड़ेगा, नहीं तो टाटा बाय बाय। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेम थ्री कैटेगरीज ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो पहला कैटेगरी है कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स और फिर डिप्टी मिनिस्टर्स। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल के वो गए और उसके बाद आपका आ गया मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, अलग जो स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स में जो काम कर रहे हैं उनका, और डिप्टी मिनिस्टर्स भी होते हैं जो कि सहायक बोलते हैं, जो कि जैसे मान लीजिए चीफ मिनिस्टर हैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स भी हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज पास्ड इन लोकसभा। तो जैसे ही नो मोशन कॉन्फिडेंस आएगा बेटा तो मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि बजट आता है ना इंडिया में, तो बजट जब पास, जैसे मान लीजिए अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन है, अब वो बजट पेश की, अगर उस बजट के अगेंस्ट में वोटिंग पड़ गया, अगर उस बजट के अगेंस्ट में वोटिंग पड़ गया तो प्राइम मिनिस्टर को अलोंग विद काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के साथ रिजाइन करना पड़ेगा साथ साथ। तो इतना बड़ा चीज होता है बजट। ठीक है, तो बजट जिस दिन होता है उस दिन ना सबसे पहला वो लोग ख्याल रखते हैं कि बड़ा टेक्निकल एक्सपेक्ट से सोचते हैं कि हर एक लोग खुश हो, खासकर जो अपोजिशन में बैठे वो तो पक्का खुश हो, नहीं तो क्या होगा, अगर वोट उनके विपरीत पड़ गया तो बजट पास नहीं होगा, बजट पास नहीं होगा तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों को संग संग छोड़ना पड़ेगा, मंत्रिमंडल भी खत्म, प्राइम मिनिस्टर भी खत्म। ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इनके साथ 35 सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो फॉर्म करते हैं कैबिनेट को, और ये कैबिनेट मिनिस्ट्री बोला जाता है। ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है बेटा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फंक्शंस फ्रॉम द सेक्रेटरीट ऑफ न्यू दिल्ली। मतलब ये न्यू दिल्ली से सारा काम चलता है, इसीलिए न्यू दिल्ली को क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, उसको स्टेट नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि अगर वो स्टेट बन जाएगा तो उसका हेड जो है चीफ मिनिस्टर हो जाएगा और चीफ मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर हो जाएगा। अगर यूनियन टेरिटरी है तो प्रेसिडेंट के अंदर आ जाता है, मतलब जो गवर्नर होते हैं वो लोग देखते हैं, तो पूरा पावर सेंट्रल के पास ही एक तरह से देखो रह जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ है। तो इसीलिए उसको, क्योंकि वहीं पे सब लोग हैं, इसीलिए उसको मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये काम किया गया। तो कैबिनेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द कैबिनेट। तो देखिए, तो कैबिनेट एक स्मॉल एंड कोहेसिव ग्रुप है। कोहेसिव मतलब बॉन्डिंग वाला, कंसिस्टिंग ऑफ 15 to 18 सीनियर मेंबर्स, जो कि इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज लगते हैं, जैसे डिफेंस, होम अफेयर्स, फाइनेंस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो हु गिव्स द इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स को दिया जाता है ये सब। और विच बॉडी फॉर्मुलेट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो कैबिनेट बनाता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट क्यों, फॉरेन मिनिस्ट्री तो एक है ही मेरे पास, तो सब लोग क्यों करेंगे भैया। अरे भैया, तो मान लो कि मेरे को यहाँ से फल को एक्सपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो अलग फाइनेंस में आ जाएगा ना, कितना दाम सेट करना है, क्या करना पड़ेगा। चलो, अब फल को कैसे भेजोगे, एविएशन से ही भेजोगे ना, चाहे शिप से भेजोगे तो शिपिंग वाले से पूछना पड़ेगा ना कि उसमें क्या खर्चा है, क्या नहीं, क्या मतलब उसमें टैक्स लगेगा, एविएशन वाले से पूछना पड़ेगा। तो अब एविएशन वाला में गया तो उसे फ्यूल भी तो लगता है, मतलब फ्लाइट ऐसे उड़ा लोगे क्या, फ्यूल लगेगा ना उसमें, तो मतलब फ्यूल वाला से पूछना पड़ेगा। अगर शिप से जा रहे हो तो यार पानी से जाएगा ना, पानी से जाएगा, कितना है, कौन से बॉर्डर में कहां पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इंडिया का फ्रेंडली स्टेट कौन सा है, नहीं है,
या फ्लाइट से भी जा रहा है तो कौन से में जाना सही रहेगा, क्योंकि बहुत जैसे जैसे पाकिस्तान का मान लीजिए कि एयरबेस यूज नहीं कर सकते तो घुमा के जाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए सारे कैबिनेट का हेल्प लिया जाता है फॉरेन पॉलिसी बनाने में। ठीक है, तो आज अभी इतना ही तक करेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट दिन और भी इस पे करेंगे। ठीक है।